4 जून को प्रधानमंत्री क्या करने वाले हैं? एबीपी न्यूज पर मोदी का काउंटिंग डे वाला पूरा रूटीन एक्सप्लेन। नतीजों के दिन मोदी का पूरा टाइम टेबल। नरेंद्र मोदी के दरवाजे पर डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड क्यों रहेगा? काउंटिंग डे पर मोदी कब तक अनरीचेबल रहेंगे? चार जून को ठीक 8 बजे जब पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होगी, धीरे धीरे पहले रुझान आएंगे, फिर नतीजे। तो उस वक्त नरेंद्र मोदी का रूटीन कैसा होगा? मोदी ने इससे पहले कभी इलेक्शन डे का टाइम टेबल नहीं बताया, लेकिन एबीपी न्यूज की एंकर रोमाना इसार खान ने मोदी से वो सवाल पूछा जो मोदी को 2002 वाले फ्लैशबैक में ले गए। मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि रिजल्ट वाले दिन आपका क्या मतलब शैली रहती है, दिनचर्या रहती है सुबह में? जी जी। मैं वैसे मैं नहीं मानता हूँ, लोगों का इंटरेस्ट हो गया, मैं बताता हूँ। एक मैं पता नहीं क्यों मैं एक्स्ट्रा कॉन्शियस रहता हूँ उस दिन, उन चीज़ों से दूर रहने के लिए। नंबर्स वगैरह नहीं देख रहे होते हैं टेलीविजन? इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं एक तो मेरा जो उस दिन का मेरा जो रेगुलर मेरा ध्यान वगैरह होता है उसको थोड़ा टाइम ज़्यादा बढ़ाता हूँ मैं। दूसरा, उस दिन मेरे कमरे में किसी को एंट्री नहीं होती है। अच्छा। उस दिन किसी को मुझे फ़ोन देने के चुनाव के समय, किसी और काम की बात है तो अलग बात है, अलाउ नहीं होता है। अब घटना बताता हूँ मैं 2002 की। मैं 2001 में मुख्यमंत्री बना, 2002 में चुनाव था और लिंग दो यहाँ इलेक्शन कमीशन थे, वो भी मुझे बहुत परेशान कर रहे थे। भांति भांति की मुसीबतें मेरे लिए खड़ी की थी। तो लोग मानते थे साहब आपके लिए जीतना मुश्किल है। मैंने कहा जो होगा सो होगा। मैं अपने कमरे में था, मैंने ना क्योंकि मुख्यमंत्री था तो मेरे पास रहने के लिए जगह थी, तो मैंने फ़ोन उठाया नहीं। अब कोई 1-1:30 बजा होगा, मेरे घर के बाहर ही ढोल बजने लगे। तो फिर मैंने नीचे से किसको बुलाया, तो वो बेचारा चिट्ठी लेके आया, साहब सब पार्टी के वर्कर बाहर आए हैं और आपको बधाई देना चाहते हैं। तो फिर मैंने 1-1:30 बजे पहली बार जाना कि क्या रिजल्ट आया है। तब तक मैंने नीचे, तब तक 2/3 मेजोरिटी करीब क्लियर हो चुकी थी। तो फिर मैंने नीचे कहा कि ऐसा करो भाई, एक अच्छी माला मंगवा लो और मिठाई मंगवाओ, क्योंकि मैं पहले केशव पटेल के घर जाऊँगा जी, मैं उनको माला पहनाऊँगा, उनको मुँह मीठा करूँगा, उसके बाद मैं चुनाव की। तो मैं उस दिन केशव के घर गया 1:30-2 बजे, उनको माला पहनाई, उनको मिठाई खिलाई, तब जाकर के मैंने उसका सेलिब्रेशन। मोदी एक रूटीन फॉलो करने वाले इंसान हैं। 22 साल से कई चुनाव लड़े, सारे जीते, लेकिन इलेक्शन डे वाला सिस्टम आज भी फॉलो करते हैं। सवाल है, क्या मोदी एग्जिट पोल देखते हैं? क्या ओपिनियन पोल पर साथियों से चर्चा करते हैं? क्या नतीजों के दिन वोट कैलकुलेशन का असेसमेंट करते हैं? अभी भी मैं एग्जिट पोल आता है तो उस दिन भी मैं अपने आप को दूर रखता हूँ। जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन भी करीब करीब एकदम से क्लियर हो जाओ, करीब 1:30-2 बजे तक तो मैं ज़्यादा उसमें अपने आप को उलझाता नहीं हूँ। तो मैं एक प्रकार से विरक्त भाव से अपना समय मेरे भीतर खोया हुआ मैं बिताता हूँ। यानी आप नतीजों का इंतजार करते हैं, रुझानों पर ध्यान नहीं देते? मैं न रुझान पे ध्यान देता हूँ, न नतीजों पे ध्यान देता हूँ। मैं एक मिशन के लिए मरने वाला इंसान हूँ। तो 30 तारीख शाम तक मेरा काम है, मैं करता रहूँगा, मेरी पार्टी ने मुझे कहा है। उसके बाद मेरा कुछ नहीं होता है जी, तो हो गया, मैंने काम कर लिया। माँ फलेषु कदाचन, गीता में जैसे बोले। और इसी तरह आगे बढ़ता गया नरेंद्र मोदी का पावर पैक्ड पॉलिटिकल और बेहद इमोशनल इंटरव्यू। कई खुलासे टीवी पर पहली बार हुए, प्रधानमंत्री ने कई बातें पहली बार बताई। आमतौर पर इन बातों को वो सियासत से दूर रखते हैं, लेकिन एबीपी न्यूज के सवालों के साथ कई मुद्दे सामने आने लगे, तस्वीर साफ होने लगी। और आजकल चुनाव प्रचार में राहुल गांधी
इंडिया अलायंस के कई नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, मोदी सरकार को जमकर घेर रहे हैं, कई मुद्दों पर सवाल पूछते हैं। लेकिन क्या आपने कभी राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच फोन कॉल के बारे में सुना है? क्या हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से राहुल गांधी को फोन कॉल गया? चुनाव के दौरान पीएम मोदी ने राहुल गांधी को क्यों फोन किया? प्रधानमंत्री के फोन के जवाब में राहुल गांधी ने क्या कहा? सोनिया गांधी को पीएम मोदी ने कब और क्यों फोन किया? अब जैसे ही मैंने ये देश के एक्सरे की बात की, वो नरेंद्र मोदी कांपने लग गया। इसी तरह राहुल गांधी अपनी रैलियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा खोलते रहे हैं। उसकी आदत है, जैसे उसको डर लगता है ना, वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। जैसे ही उसको डर लगता है, वो कभी पाकिस्तान की बात करेगा, कभी चाइना की बात करेगा। एक के बाद एक झूठ बोल रहा है। तानाशाह तक कहते रहेंगे। देश में चुनाव है, वार पलटवार होते रहते हैं, सियासत का तकाजा है। नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बनने वाला है। हेलो। लेकिन चुनावी कैंपेन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को फोन क्यों किया? एबीपी न्यूज के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में विस्तार से बताया। एक बार शायद 19 का कोई चुनाव था और सब महाराष्ट्र में राहुल जी के हवाई जहाज को कुछ गड़बड़ हुआ, तो तुरंत मुझे पता चला कुछ, तो मैंने उनको फ़ोन किया। बात निकली तो राहुल गांधी से सोनिया गांधी तक गई। पीएम मोदी ने सोनिया गांधी को फोन क्यों किया? काशी में ऐसा क्या हुआ था जो प्रधानमंत्री को फोन करना पड़ा? दमन में पीएम मोदी एयर एम्बुलेंस क्यों भेजना चाहते थे? एबीपी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और दिलचस्प किस्सा बयां किया। एक बार सोनिया जी काशी में मेरे खिलाफ रोड शो कर रही थी चुनाव में। अब उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई, तो मुझे पता चला। मैंने कहा भाई आप उनको स्पेशल प्लेन दीजिए और उनको ले आइए यहाँ। तो फिर मुझे बताया कि साहब बनारस एयरपोर्ट पे हम ले गए हैं, धीरे धीरे सेटल होने दो। तुरंत मैंने फ़ोन किया था। एक बार दमन में उनका हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया, उसमें अहमद पटेल थे, सोनिया जी थी और कोई और था। तो दमन तो गुजरात के बाहर था, मैं सीएम था, तो मैंने उनको फ़ोन किया अहमद भाई को। मैंने कहा अहमद भाई बड़ा गंभीर मामला है, मैं तत्काल एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था करता हूँ। कहा साहब हम लोग सेफ हैं, हेलीकॉप्टर को बहुत नुकसान हुआ है। नरेंद्र मोदी ने ये बातें पहली बार देश को बताई हैं कि राजनीति अपनी जगह है, लेकिन मुश्किल वक्त में वो विरोधियों के भी अपने हैं। प्रधानमंत्री विरोधियों को अपना कहते हैं और विरोधी उन्हें तानाशाह बताते हैं। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल लगातार यही दोहरा रहे हैं कि अगर इस बार बीजेपी जीती तो देश में तानाशाही आ जाएगी, आरक्षण, संविधान सब खत्म हो जाएगा। आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी को 400 पार इसलिए चाहिए ताकि सिर्फ मोदी ही सत्ता में रहे। सोशल मीडिया पर तो कई वीडियोस बाकायदा सिर्फ मोदी को डिक्टेटर बताकर अपलोड किए जा रहे हैं। इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के दौरान हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इसको लेकर भी सीधा सवाल पूछा। सवाल यह था कि विरोधियों की तरफ से लगाए जाने वाले आरोप को प्रधानमंत्री खुद किस तरीके से देखते हैं। प्रधानमंत्री ने इस सवाल के जवाब में पूछा कि क्या तानाशाह का मार्केट डाउन हो गया है? खुद को तानाशाह कहने वालों पर क्यों हंसे मोदी? मुझे लगता है ये जो तानाशाह बिरादरी होगी ना, वो सबसे ज़्यादा दुखी होती होगी। उनको लगता है कि तानाशाह का इतना डिवेल्यूशन हो गया। पीएम मोदी ने क्यों कहा तानाशाह का मार्केट डाउन हो गया? जो एक्चुअल तानाशाह हो गया ना, उनको लगता है हमारा मार्केट डाउन हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है। प्रधानमंत्री मोदी ने क्यों कहा मैं थप्पड़ खाकर बड़ा हुआ? चाय भी अगर ठंडी हो तो भी थप्पड़ मार देता था, ऐसी ठंडी चाय कहलाएगा। ये बचपन में हम सह करके आए हैं, तो ये चीज़ें हमें ज़्यादा
शिकायत ही नहीं है। एबीपी न्यूज पर पीएम मोदी ने खुद को तानाशाह कहने वालों को वो जवाब दिया है जो इससे पहले शायद ही कभी सामने आया हो। मोदी विरोधियों के तानाशाह वाले आरोपों पर पहले हंस पड़े, फिर बचपन से लेकर अब तक की पूरी आप बीती सुना डाली। प्रधानमंत्री जी, आजकल आपको तानाशाह कहा जा रहा है। मौत के सौदागर से ये शब्दावली की शुरुआत हुई। इस डिक्शनरी को अगर देखूं, मैं इसे पॉलिटिकल डिक्शनरी कहूंगा, इसमें सैकड़ों शब्द जुड़ते गए, मुझे ठीक से याद है। लेकिन नरेंद्र मोदी इसको किस तरह से देखते हैं? इग्नोर करते हैं, तकलीफ होती है, क्या कहेंगे इस पर आप? मुझे लगता है ये जो तानाशाह बिरादरी होगी ना, वो सबसे ज़्यादा दुखी होती होगी। उनको लगता है कि तानाशाह का इतना डिवेल्यूशन हो गया है, इतना अपमान हो रहा है, इतना डिग्रेडेशन हो गया। ऐसा कैसा तानाशाह जो तानाशाह की गालियाँ सुनता है फिर भी कुछ बोलता नहीं है। तो जो एक्चुअल तानाशाह हो गया ना, उनको लगता है हमारा मार्केट डाउन हो रहा है जी। तो मुझे ऐसा लगता है। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ और ये मैं मानता हूँ, मैं ये कोई मेरे पॉलिटिकल वर्जन नहीं है, ये नामदार है, हम कामदार हैं, और इसलिए हमारे नसीब में गाली गलौज अपमान लिखा हुआ है जी। और ये बात मैं कोई राजनीति मानने की बात कह रहा हूँ, ऐसा नहीं। मैं बचपन से इसी जिंदगी गुजर करके आया हूँ जी। सामान्य जीवन में भी हमने अपमान बहुत सहन किए हैं बचपन में, क्योंकि हम ऐसी जिंदगी से मैं निकला हूँ कि जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। तो मुझे लगता है हम मान के चलते भाई, हम सहन कर लेंगे जी। ये हम उसी से पले बड़े हैं। तो इसके कारण एक प्रकार से मन हमारा, कोई हमारी तारीफ करे तो उस दिन आश्चर्य होता है, अरे यार कोई सचमुच में गाली दे तो मुझे आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि बचपन से यही सुना है। जो बड़े लोग जो होते हैं, जो नामदार होते हैं, तो हम लोगों को ऐसा ही करते हैं जी। मैं कप प्लेट धोता था जी, तो कभी किसी को मैंने ऐसा, जो मेरे फिर छोटी सी दुकान में चाय पीने वाला, वो कप प्लेट वो भी डांट देता था मुझे, कैसा कैसा है वैसा कहे। चाय भी अगर ठंडी हो तो भी थप्पड़ मार देता था कि ऐसी ठंडी चाय क्या लायक है। उस समय तो शायद 1 रुपये भी कीमत नहीं थी चाय की। तो बचपन में हम सह करके आए हैं जी। तो ये चीज़ें हमें ज़्यादा शिकायत ही नहीं है, परमात्मा ने शायद यही व्यवस्था मेरे लिए लिखी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने बचपन की जो कहानी बताई, उसकी आंख को देखी, उनके बचपन को करीब से देखने वाले भी बताते रहे हैं। एबीपी न्यूज की सीरीज नरेंद्र भाई में वडनगर में प्रधानमंत्री मोदी के बचपन की ये कहानी आपने भी देखी होगी। चाटी चिटली रेलवे स्टेशन पे चलाती थी, और जब रेलवे आती थी तो हम और नरेंद्र भाई चाटी चिटली के साथ वो रेलवे के पैसेंजर को हम चाय बेचते थे। भले दशकों गुजर गए हों, लेकिन मुश्किल दौर से आगे बढ़ने का नरेंद्र मोदी का सफर आज भी जारी है, और अब लक्ष्य 2024 विजय का है, लेकिन चुनौतियां कम नहीं। ये सही बात है कि देश में एक भय का वातावरण है। देश में संस्थाएं जो कानून का राज्य को सम्मान करना चाहिए, उनका गलत इस्तेमाल भी हुआ है, विपक्ष को निशाना भी बनाया गया है। ये भी वास्तविकताएं हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो तानाशाही पे उतरी। विपक्ष अगर सवाल करता है तो एजेंसियों का दुरुपयोग किया जाता है, मुकदमे लिखे जाते हैं, जांच की जाती है। चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में होता है। पूरे भारत देश को मालूम है कि तानाशाह कौन है, अहंकार में चूर कौन है। प्रधानमंत्री जी को स्वयं मालूम है कि लोग उन्हें अब अहंकारी और तानाशाह कहते हैं। कोई 400 पार नहीं होना है। 400 पार की जगह 200 से हार होने वाली। एबीपी न्यूज को दिए सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने आरोप लगाने वालों को सिर्फ जवाब नहीं दिया, करप्शन के खिलाफ एक्शन प्लान भी बताया, और लगे हाथ यह भी साफ कर दिया कि भ्रष्टाचार का आरोपी चाहे कोई भी हो, किसी भी राजनीतिक दल या किसी भी विचारधारा से जुड़ा हो, उस पर कार्रवाई जरूर होगी। और इसीलिए
ये बड़ा सवाल है कि भ्रष्टाचार के मामले में जो एजेंसीज का एक्शन है वो अब किसके खिलाफ होने वाला है और अब जेल जाने की बारी किसकी है। ये तमाम वो सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज में इन तमाम सवालों का जो जवाब दिया है, जरा वो गौर से सुनिए आप। करप्शन केस में कौन अंदर जाने वाला है? बड़ों को क्यों डर? मोदी का एक्शन कैलेंडर। 70 टेम्पो भरकर नोट, मोदी ने बड़ी बात कह दी। मछली वर्सेस मगरमच्छ, मोदी बख्शेंगे नहीं। भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या है प्रधानमंत्री का प्लान 3.0? चौबीस के चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी की है तो करप्शन वाले इसी काले धन की, क्योंकि केंद्रीय एजेंसियों के हाथ जितनी बार इनके मालिकों तक पहुंचते हैं, राजनीति के निंदा पर्व का नया अध्याय खुल जाता है। एबीपी न्यूज के रोहित सिंह सावल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इसी से जुड़ा सवाल पूछा तो जवाब में प्रधानमंत्री ने करप्शन के खिलाफ एक्शन का पूरा ब्लूप्रिंट सामने रख दिया। इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, एनी आइडियोलॉजी, कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कितना ही, लेकिन हमारे देश में हम क्या सुनते थे पिछले 20 साल के, साहब कुछ भी हो, ये छोटे छोटे बेचारों को छोटी मछलियां फंसा देते, छोटी मछलियां, मगरमच्छ तो छूट जाते हैं। अब मैं हैरान हूँ जी, मेरे देश में पूछा जा रहा है कि आप मगरमच्छ को हाथ क्यों लगाते हो? इस देश 30 साल से ये पूछ रहा था कि मछलियों को पकड़ रहे हो, मगरमच्छ क्यों हाथ नहीं लगाते हो? तो एक्चुअली तो अगर ईडी या सीबीआई ये काम करता है तो उनका सार्वजनिक सम्मान होना चाहिए। 2004 से 2014 तक 34 लाख रुपया यानी स्कूल बैग में आ जाए 34 लाख रुपीज ईडी ने जब्त किए थे। ठीक है। 2014 से 24 2200 करोड़ रुपया, 2200 करोड़, 70 टेम्पो लगेंगे उठा के ले जाने में। अब ये देश देख रहा है, आप गाली फिर नहीं दे सकते जी, आप किसी भी हालत में गाली नहीं दे सकते हो कि गलत हुआ है। हाल के दिनों में करप्शन के मामलों ने अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन समेत कई बड़े नेताओं की मुसीबत बढ़ाई। सवाल यह है कि भ्रष्टाचार के मामले में अब किसकी जेल यात्रा का मुहूर्त निकलने वाला है। अब ये बड़े बड़े लोग अंदर है, कौन होगा कौन नहीं होगा न मुझे पता है, न मेरी सिस्टम को पता है। कागजों को पता होगा, फाइलों को पता होगा कि कौन कहाँ है, लेकिन मुझे पता हो या ना हो, जिसने पाप किया उसको पता है कि उसका नंबर लगने वाला है। मुझे पता नहीं किसका लगेगा, लेकिन जिसको जाना है उसको तो पता ही है उसका नंबर लगेगा। प्रधानमंत्री ने 27 मार्च को ऐलान किया था कि ईडी ने बंगाल से करप्शन के जो 3000 करोड़ जब्त किए हैं वो उनके असली हकदारों को लौटाए जाएंगे। एबीपी न्यूज ने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में प्रधानमंत्री से इस पर भी सवाल पूछा। बहुत ही अहमपूर्ण विषय है और मैं तो चाहता हूँ कि आपके यहाँ भी किसी लीगल पैनल को बुला करके चर्चाएं करनी चाहिए। मुद्दा ऐसा है और मुझे पक्का विश्वास है कि आप लोग करेंगे, भले 4 तारीख के बाद करें लेकिन करेंगे। क्योंकि होता क्या है जी, इस सरकार का आप खजाना भरने के लिए पैसे तो है ही नहीं जी। यानी कोई व्यक्ति घर लूट कर के ले जाए और सरकार लूट कर ले जाए, उस इंसान को क्या फर्क पड़ता है? उसका तो गया ना, उसको तो फर्क तब पड़ेगा जब उसको वापस आए। तो मेरी सोच है उसको वापस जाना चाहिए। सवाल है, गलत तरीके से लिया गया पैसा असली हकदार तक कैसे पहुंचे? प्रधानमंत्री ने एबीपी न्यूज को इसके कानूनी पहलुओं पर चर्चा करने की सलाह दी, तो हमने भी इंतजार नहीं किया। संविधान के 112 में प्रोविजन है, वो फील्ड जो किसी कानून से नहीं कवर्ड है उसके लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर वो दैट विल हैव द फोर्स ऑफ लॉ। ऐसा कोई कानून वो बना सकते हैं। इस तरह का पैसा जो मिल रहा है हमें, ये ऐसा खर्च करेंगे जो विकास के कार्य में जो सबको फायदा हो। सड़क बना दिया, एयरपोर्ट बना दिया, अस्पताल बनवा दिया। कोर्ट के द्वारा ये तय हो जाएगा कि ये घोटाले का पैसा था, पब्लिक मनी था, तो वो गवर्नमेंट के ट्रेजरी में वेस्ट कर जाएगा। जब ट्रेजरी में वेस्ट कर जाएगा तो उसके बाद गवर्नमेंट उसको जैसे चाहे खर्च करे, जन कल्याण के काम में खर्च करे या किसी और काम में खर्च करे, ये गवर्नमेंट के डिस्क्रिप्शन पर डिपेंड करेगा।
इरादे नेक हों तो रास्ते भी बनते चले जाते हैं और करप्शन के सफाए पर प्रधानमंत्री मोदी का विजन बिल्कुल क्लियर है, जो करेगा वो भरेगा। एबीपी न्यूज को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर मुद्दे पर खुलकर पूरी बेबाकी से अपनी बात सामने रखी और दो टूक अंदाज में कहा, तरक्की में सबकी समान हिस्सेदारी है। जब सरकारी योजनाओं का लाभ देने की बारी आती है तो यह नहीं देखा जाता कि कौन किस धर्म का है, उसका मजहब क्या है, वो किस समुदाय से ताल्लुक रखता है। और इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री मोदी ने गरीबों के लिए चलाई जाने वाली आवास योजना का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने इस योजना के तहत सिर्फ घर नहीं दिए जाते, बल्कि यह भी बताया कि लोगों की जिंदगी में सपनों के बीज किस तरीके से उगाए जाते हैं, लोगों को आगे बढ़ने का हौसला किस तरीके से दिया जाता है। मैं जो घर दे रहा हूँ तब घर नहीं दे रहा हूँ, नए अरमान दे रहा हूँ जी, वो चार दीवारें नहीं दे रहा हूँ, नए सपनों का बीज बोता हूँ। उसी दिन उसको लगता है अरे घर मिल गया, यार चेयर लानी पड़ेगी, ऐसा करो आज इतना पैसा बचाएंगे, या पर्दा करना पड़ेगा। मैंने एक बार क्या किया, सूरत में गरीबों के लिए मल्टी स्टोरी घर बनाए। फिर मैंने एक एनजीओ को बुलाया, मैंने कहा घर देने से चलेगा नहीं भाई, इनको ट्रेन करो कि जो टॉयलेट है कैसे उपयोग करना, सफाई कैसे करना, घर के बाहर पैर पहुंचने के लिए क्या रखना, हाथ धोने। मैंने ट्रेनिंग की जी 3 दिन, और उनको सिर्फ मकान नहीं, जिंदगी बदलनी है। तो मैं ऐसी छोटी छोटी चीज़ें करते करते निकला हुआ इंसान।